एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का सही अप्रोच, सही तरीका क्या होता है? जैसे ये ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक है, इसको पढ़ने का सही अप्रोच, सही तरीका क्या है? ये जैसे आपने एक पॉइंट यहाँ पे देखा कि जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार था। जैन और बौद्ध धर्म के विकास का या जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का एक जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार। अब आपको ये अब तरीका क्या सही पड़ेगा? जब आपने पढ़ा एक पॉइंट की नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का एक कारण था, तो आपको ये जानना चाहिए कैसे कैसे ये नई कृषि अर्थव्यवस्था का विकास, हाउ, नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार कैसे जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण बना, कैसे? तो जब आप कैसे के पॉइंट में जाएंगे तो इस कैसे के पॉइंट में आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल फैक्ट आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि यूपीएससी के अगर 2018 से 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि सरफेस टू सरफेस एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी की गहराई में उतरना पड़ेगा। और एनसीईआरटी की गहराई में आप कैसे उतरोगे? जब आप इस प्रश्न का आंसर ढूंढने का प्रयास करोगे कि नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण कैसे बना, हाउ कैसे बना, तब आप उसकी गहराई में जाओगे और इसके अंदर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको सीखने को मिलेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल होगा, क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे की बात करें तो अब कैसे में यहां पे आप देखिए, जैसे मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, यदि मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और क्या आता है? दक्षिणी बिहार आता है। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या आता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी बिहार। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में हमें 100 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या थे? घने जंगल थे। इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में हमें लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है और यहाँ पे क्या थे? घने जंगल। और जब लोग लोहे का उपयोग करना लोग जान गए, जब लोग लोहे का इस्तेमाल करना सीख गए, तो इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो घने जंगल थे, इस घने जंगलों की सफाई को बल मिला। और जब इस घने जंगलों की सफाई को बल मिला तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, इस कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण हमें ईसा पूर्व 600 के अंत में बड़े पैमाने पर बस्तियां मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस घने जंगलों की सफाई के कारण जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो इस कारण से हमें मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में ईसा पूर्व 600 के अंत में बड़े पैमाने पर बस्तियां देखने को मिलती है। अब यहाँ पे पॉइंट आप ये देख रहे हैं कि मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। और आपको हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है वो किस पे, उत्तर वैदिक काल की जो कृषि अर्थव्यवस्था वो किस पे आधारित थी? हल पर आधारित थी। हल पर आधारित होने के कारण हमें बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत है। आपको हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे, उत्तर वैदिक काल में के अंतर्गत हमने आपको बताया कि बलराम को हल धारक के रूप में जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि उस टाइम पे राजा लोग भी कृषि करते थे। उत्तर वैदिक काल के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल के टाइम पे राजा भी खेती करते थे। और इसी क्रम में हम देखें तो बलराम को हल धारक के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल की जो कृषि थी, यानी जो हमारी नई कृषि अर्थव्यवस्था थी, वो हल पर आधारित थी। हल पर आधारित होने के कारण हमें बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लोहे के उपयोग के कारण मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों की जंगलों की कटाई हो रही है। जंगलों की कटाई होने के कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और कृषि क्षेत्र के विस्तार होने के कारण हमें बैलों की आवश्यकता थी, बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत थी। क्यों? क्योंकि जो कृषि थी, जो नई कृषि अर्थव्यवस्था थी, वो हल पर आधारित थी। लेकिन उस समय में समाज में एक समस्या क्या देखने को मिल रहा है? एक समस्या आपको यह देखने को मिल रहा है कि जो उत्तर वैदिक काल में आप देख रहे हैं कि जो बलिदान प्रथा है, ये देवताओं को प्रसन्न करने का एक प्रमुख तरीका बन गया। उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है कि जो बलिदान प्रथा है, ये देवताओं को प्रसन्न करने का एक प्रमुख तरीका बन गया। और इस बलिदान प्रथा में बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या हो रही है और इसके साथ साथ गायों की भी हत्या हो रही है। इस बलिदान प्रथा में हमें बड़े पैमाने पर बैलों की हत्या देखने को मिलती है और गायों की भी हत्या हो रही है। जब
इस बलिदान प्रथा के कारण बड़े पैमाने पर आपको बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या देखने को मिलती है, जिस कारण से बैलों की संख्या में कमी आ रही है। अब देखिए जरा, इस बलिदान प्रथा के कारण बैलों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ हमें कृषि अर्थव्यवस्था, नई कृषि अर्थव्यवस्था हल पर आधारित होने के कारण हमें बैलों की आवश्यकता है, बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र के विस्तार होने के कारण कृषि इस मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में लोहे के उपयोग के कारण घने जंगलों की कटाई सफाई होती है, जिससे कृषि क्षेत्र का विस्तार होता है, और जो कृषि थी वो हल पर आधारित थी, इसलिए हमें बड़े पैमाने पर बैलों की जरूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बलिदान प्रथा के कारण बड़े पैमाने पर बैलों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। तो इस कारण से पशु बलि रोकना आवश्यकता। इस कारण से नई कृषि अर्थव्यवस्था के लिए, नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यकता। इस कारण से नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यकता, जो जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण बना। यानी जैन और बौद्ध ने ब्राह्मणों के इस बलिदान प्रथा का क्या किया, जैन और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की इस बलिदान प्रथा का क्या किया, विरोध किया। विरोध करने के कारण क्या है, नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार, क्योंकि नई कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए हमें बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत है, और बैलों की बड़े पैमाने पर जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ इस बलिदान प्रथा के कारण हमें बैलों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ने का सही अप्रोच होता, सही तरीका होता, तब आप गहराई में उतरेंगे। जब गहराई में उतरेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को भी सही तरीके से टैकल कर पाएंगे। आपको मेंस के क्वेश्चंस समझ में क्यों नहीं आते, मेंस के क्वेश्चन के आंसर आप क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ा कारण है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं। आप एनसीईआरटी को सरफेस टू सरफेस जल्दबाजी में पढ़ने का प्रयास करो, रटने का प्रयास करो। यदि आप एनसीईआरटी को जल्दबाजी में पढ़ने का प्रयास करोगे, रटने का प्रयास करोगे, तो कभी भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस आप टैकल ही नहीं कर पाओगे, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि क्या पूछ रहे हैं। आई होप दैट ये एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके का जो क्लास था ये आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।